सोनामुखी नाम के एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था बंटी और एक दोस्त का नाम था बिल्टू। और वो दोनों एक साथ ही पढ़ते थे। कॉलेज की परीक्षा पास आ रही थी, इसीलिए वो दोनों जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे थे। वो दोनों एक ही कमरे में किराए पर रहते थे। किरायादार रोज उनसे आकर किराया मांगता रहता था, लेकिन उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। और तुम लोगों ने अभी तक मकान का किराया नहीं दिया है। और अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जब हमें पैसे मिल जाएंगे तब हम आपका किराया चुका देंगे। अरे मुझे अभी के अभी मकान का किराया चाहिए। हमारे पिताजी ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं, हम तुम्हें किराया कहाँ से दे दे? अगर किराया नहीं दे सके तो सुबह ही यहाँ से सामान लेकर रफू चक्कर हो जाना। और वो जो मैंने अपने बहन के इलाज के लिए 40,000 रुपए रखे थे वो दे दे इनको। और 40,000? हाँ, उसमें 1,000 कम है ना। बात नहीं, मेरे बहन का नहीं होगा, लेकिन तू इनका किराया का दे दे। मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़ी तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है। ये बात सुनकर मकान मालिक को बड़ा ही दुख होता है। मकान मालिक सोचता है कि बिल्टू को अपनी बहन के इलाज की बहुत ही फिक्र है, इसीलिए वो उससे कहता है, अरे ये ले 1,000, अपनी बहन का इलाज करा ले। मैं इतना जालिम भी नहीं कि तुम्हारी बहन का दर्द ना समझ सकूं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। अरे अंकल जी, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इसकी बहन पैदा कब हुई, ये पता कैसे नहीं चला। अरे तेरी कोई बहन नहीं, मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम दोनों दोस्त। अरे अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, ना बोरिया बिस्तर उठाओ और बाहर का रास्ता देखो। मकान मालिक उन दोनों का सामान बाहर फेंक देता है। वो दोनों अपना सामान उठाकर भटकते हुए जंगल की ओर चल देते हैं। यहाँ पर एक बंदर बिल्टू की टोपी उठाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे इस बंदर ने तो मेरी टोपी छीन ली। अरे बंदर, मेरी टोपी तो वापस कर दे, ये मेरी लकी टोपी है, तुझे नहीं लेने दूंगा। अरे एक काम कर, इसे पत्थर फेंक कर मार, बदले में ये तुझे टोपी फेंक कर मारेगा। कि बंदर तो नकलची होते हैं ना। बिल्टू ऐसा ही करता है, लेकिन बंदर बहुत ही चालाक होता है। वो पेड़ के लगे आमों को उसकी ओर फेंकता है। जब आम खत्म हो जाते हैं, वो पेड़ पर रखे एक नक्शे को उसकी ओर फेंकता है। अरे आजकल के बंदर तो बहुत ही चालाक हो गए हैं, पत्थर के बदले टोपी नहीं आम फेंक रहे हैं। अरे ये नक्शा कैसा है, जरा खोल के तो देख। अरे ये तो कोई खजाने का नक्शा लग रहा है। अरे देख, यहाँ पर खजाना भी बना हुआ है। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। किराए के मकान से निकले तो खजाना का नक्शा मिल गया। अरे चल चल जल्दी चल, खजाना ढूंढने के लिए चलते हैं। बंटी और बिल्टू खजाना ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। पीछे से बंदर उसकी टोपी भी उसके ओर फेंक देता है। बिल्टू टोपी पहन कर आगे बढ़ जाता है और फिर दोनों नक्शे के अनुसार एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं। अरे नक्शे में तो यही गुफा लग रही है। अरे अंदर चलकर देखते हैं यह रास्ता कहाँ पर जाता है। फिर तभी गुफा के अंदर से आवाज आता है, तुम्हें अगर मेरे अंदर आना है तो उसके लिए एक काम करना होगा। अरे वो क्या काम है? इस दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है, इसकी चाबी जंगल के एक तालाब में है। आज से तुम्हें वो चाबी लानी होगी और इस ताले में लगानी होगी। और वो कोई मामूली तालाब नहीं है, में बहुत ही सारे मगरमच्छ रहते हैं, वो बहुत ही भूखे हैं और तुम्हें सूर्य अस्त होने से पहले इसी काम को अंजाम देना होगा, नहीं तो तुम उसी तालाब में रह जाओगे और कभी भी वापस नहीं आओगे। दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं और उसी तालाब की ओर चाबी लेने के लिए
चल पड़ते हैं। वो तालाब के पास पहुँचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि वो तालाब मगरमच्छों से भरा हुआ है। भी बिल्टू बंटी से कहता है, अरे यार, ये तालाब तो मगरमच्छों से भरा हुआ है और हमने इस तालाब में एक भी कदम रखा ये मगरमच्छ हमारा पल में सफाया कर देंगे कि ये तो बहुत ही भूखे लग रहे हैं और हमें तो खजाना लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है, दोनों तालाब के दोनों तरफ से तालाब में घुसेंगे, जिसकी वजह से एक तालाब में घुसेंगे तो सारे मगरमच्छ उसकी तरफ आएंगे और दूसरी तरफ से दूसरा बंदा तालाब के अंदर से चाबी लेकर आ जाएगा। अरे यह काम तो मैं करूँगा क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूँ। वो पीछे की तरफ से खजाना लेकर आ जाना। अरे इसमें बड़े और छोटे की क्या बात है, मैं आगे से जाऊँगा, इससे सारे मगरमच्छ मेरी तरफ आएंगे। बंटी और बिल्टू अपने अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। में बिल्टू तालाब में उतरने के लिए तैयार होता है। बंटी बार बार उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे तालाब की दूसरी ओर जाने के लिए कहता है। परंतु जैसे ही बिल्टू तालाब में उतरता है वो सारे मगरमच्छ कमल का फूल बन जाते हैं। अरे ये क्या, ये सारे मगरमच्छ कहाँ गए? तो सभी कमल का फूल बन गए हैं। अरे ये तालाब में से कौन सा देवी प्रकट हो रही है? अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मगरमच्छ कमल का फूल बन गए और नदी में से देवी प्रकट हो रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? टी और बिल्टू की दुविधा देखकर देवी बोलती है, मैं इस तालाब की रक्षा करने वाली देवी हूँ। इसी तालाब में मगरमच्छ के रूप में मैं रक्षा कर रही थी, परंतु तुम दोनों के मन की सच्चाई और एक दूसरे के लिए प्यार देखकर मैंने तुम्हारे रास्ते को साफ कर दिया है। अब तुम्हें कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। तुम इस तालाब में से खजाने की चाबी ले सकते हो। बंटी और बिल्टू उस तालाब में कूद पड़ते हैं और अंदर जाकर गुफा की चाबी ले आते हैं। गुफा के पास जाकर दरवाज़ा खोल लेते हैं और दोनों ही गुफा के अंदर चले जाते हैं। बंटी और बिल्टू जैसे ही गुफा के थोड़े और अंदर जाते हैं और उसके अंदर से चमगादड़ का एक झुंड उड़ता हुआ आता है और बंटी को उठा लेता है। अरे बेवकूफ हो क्या, इसको क्यों उठा कर ले जा रहे हो? इसको तो यहीं पर छोड़ जाओ। मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी अगर तुम इस छोटी गुफा का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए तो। अरे लेकिन वो खुलेगी कैसे? चाबी यही पर है। बिल्टू चारों तरफ चाबी ढूंढता है लेकिन उसको कोई भी चाबी नहीं मिलती। थक कर वो एक पुतले पर हाथ रखकर बैठ जाता है। इसकी वजह से वो पुतला घूम जाता है। छोटी गुफा का दरवाजा खुल जाता है। अरे यहाँ पर थी, मैं तो इसकी चाबी ढूंढ रहा था और इस गुफा को तो इस पुतले ने ही खोल दिया। चमगादड़ उसे ऊपर से ही गिरा देती है। वो अपनी कमर सहलाता हुआ उठता है। थोड़ी दूर चलने पर उनका पैर फिसलता है और वो दोनों एक गड्ढे में जाकर गिरते हैं। गड्ढा एक रहस्यमय रास्ते की ओर जा रहा था। दोनों ही उसी ओर चल देते हैं। वहाँ पर उन्हें एक नदी मिलती है। बिल्टू कहता है, और नक्शे के अनुसार तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, पर इस नदी को कैसे पार किया जाए? यहाँ पर तो कोई नाव भी नहीं मिलेगी। अरे हमें तैर कर जाना होगा, यही एक रास्ता है। ओके, इस नदी को पार किए बिना हम नक्शे के रास्ते को पार नहीं कर सकते। ये देखो, इस नक्शे में भी यही लिखा है। बंटी और बिल्टू उसी नदी में उतर जाते हैं। थोड़ी दूर तैरने के बाद वो नदी के अंदर ही एक रास्ते में जाते हैं जो एक बड़ा खुफिया रास्ता होता है। और हम इधर आ तो गए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाहर लोगों को हमारे बारे में पता ही ना चले।
हम दोनों कहाँ गायब हो गए। पर बहुत ही अजीब अजीब रास्ते हैं। इस अजीबो गरीब रास्ते को पार तो कर लिया जाएगा, परंतु इनसे वापस कैसे आएंगे। अभी जो हमारे लिए जरूरी है वो खजाने की खोज है। इसीलिए खजाने की खोज के लिए हमें ये रास्ते तो तय करने ही होंगे। बंटी और बिल्टू आगे बढ़ते जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक मूर्ति दिखाई देती है। अरे बंटी, उस मूर्ति को देख, वो देख कितना सारा खजाना लेकर खड़ी हुई है। अरे हाँ, उसके हाथ में तो बहुत ही सारा खजाना है। ये ज़बारत, इतने सारे सोने के सिक्के, इतने सारे खजाने की पूरी तिजोरी ही है इसके हाथ में। लेकिन जैसे ही वो खजाने का बक्सा उसके हाथों से उठाता है तो पूरी गुफा ही हिलने लगती है। गुफा के अंदर मोटे मोटे पत्थर गिरने लगते हैं। अरे बंटी भाग, मुझे लगता है कि हमने इसके हाथ से खजाना का बक्सा उठाया, इसीलिए ही पूरा गुफा हिलने लग रहा है। ऊपर से ये मोटे मोटे पत्थर भी गिर रहे हैं। अरे हाँ बिल्टू, जल्दी से भाग। बंटी और बिल्टू जैसे जैसे उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं पूरी गुफा ही मिट्टी का ढेर बन जाती है। बंटी और बिल्टू खजाना पाकर बहुत ही खुश होते हैं। भी बिल्टू कहता है, अरे अभी तक हम लोग किराए के मकान में रहते थे, लेकिन अब हमें अपना मकान लेने से कोई नहीं रोक सकता। इतना बड़ा खजाना हमारे हाथ लगा है। सही कहा तूने, इस खजाने से तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। तो हम किराए के मकान में नहीं रहेंगे कि किराएदारों को रखेंगे, लेकिन हम लोग किसी से हर महीने किराए नहीं वसूलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब पैसा नहीं होता तो इतना दुख होता है। बंटी और बिल्टू वो सोना बेचकर एक बंगला और एक गाड़ी खरीदते हैं और बहुत ही अमीर हो जाते हैं। ये बात को वो किसी को नहीं बताते। उसी खजाने की मदद से वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनके पास मकान नहीं होता या फिर जो मकान मालिक से परेशान होकर इधर उधर भटक रहे होते हैं। यही दूसरी ओर उनके मकान मालिक उनका ये ठाट बाट देखकर बहुत ही ज़्यादा जलते हैं